लॉकडाउन राइटर और उसके दोस्त में आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ संतोष दीक्षित जी से। संतोष जी से हमारी मुलाकात फेसबुक पर हुई और उन्होंने हमें अपनी 2 कहानियाँ भेजी और यह अनुमति भी दी कि हम चुनाव करें उनमें से किसी भी एक को पढ़ने का। हमने चुनी उनकी कहानी गुल्लक। संतोष जी 1994-95 से कथा क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे हैं। उनके कई कहानी संग्रह, व्यंग्य कहानियों का संग्रह, उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी गुल्लक। दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस आता और उसी दिन आता घर में एक नया गुल्लक। अम्मा को धनतेरस आते आते तक बुखार आने लगता था। घर के एक कोने को झाड़ना, बुहारना, धोना, पोंछना, फिर जहाँ ज़रूरत होती वहाँ मरम्मत करना और अंततः 10-5 रुपए के गेरू चूने आदि से इसे पोतने तक की जिम्मेवारी अम्मा ही निभाती। हमारे जिम्मे अनिवार्य काम होता गंगा किनारे से मिट्टी खोद कर लाना। इस काम को हम दोनों भाई बड़ी खुशी से अंजाम देते। बड़े भैया को शुरू से ही इंजीनियर बनने की चाह थी। वह हमेशा कचरे से बीने सामानों में कुछ और जोड़ने घटाने के वास्ते कबाड़ी की दुकानों का चक्कर लगाते रहते और अंततः कुछ न कुछ काम लायक चीज़ों का जुगाड़ कर ही लेते। उनकी एक ऐसी ही संरचना थी, एक छोटा सा ट्रेलर, ठीक जैसा कि ट्रैक्टर के पीछे लगता है, हूबहू उसका लघु रूप। यह सब उन्होंने बच्चों की साइकिल के कई कई टुकड़ों, टीन की चादरें आदि के साथ अपने एक दोस्त के पिता की वेल्डिंग दुकान से थोड़ी मदद लेकर बनाई थी। इसके आगे गाय भैंस को नाथने वाली मजबूत प्लास्टिक की डोरी बंधी थी, जिसके सहारे इसे आसानी से खींचा जा सकता था। इस पर गंगा किनारे की मिट्टी काफ़ी अधिक मात्रा में आसानी से ढोकर लाई जा सकती थी और सिर्फ आसानी से ही नहीं बल्कि अपने लिए पूरे आन बान और शान तथा मोहल्ले भर के लिए भरपूर कौतूहल के साथ। इस कौतूहल में अंततः हमें कुछ प्राप्ति भी हो जाती। पड़ोस के अपेक्षाकृत समृद्ध घरों के लड़के भी घरौंदा बनाने के वास्ते इसी गाड़ी से मिट्टी लाना अपनी शान समझते और 2 रुपए फ्री टिप के हिसाब से यह गाड़ी भाड़ी पर चलती और इन्हीं पैसों से धनतेरस का गुल्लक आता, कभी खरगोश की शक्ल का, कभी बिल्ली के रूप में। एक दफा तो एक मोटे सेठ के रूप में। दुकान में सेठ जी के साथ गुल्लक के रूप में सेठानी भी मौजूद थी। उस शाम अम्मा भी थी बाजार में, हम दोनों भाइयों के साथ। सेठानी वाला गुल्लक उन्हें जरा भी नहीं सुहाया, जबकि हम दोनों भाइयों को वही खूब खूब लुभा रहा था। आखिरकार सेठ जी ही घर आए और सही में अम्मा का चुनाव भाग्यशाली साबित हुआ। सेठ जी पूरे 10 महीने तक टिके रहे घर में। यह एक कीर्तिमान था। गुल्लक का आइडिया बड़े भैया का था। गुल्लक आते ही वह इसमें एक एक कर तमाम जमा पूंजी डाल देते, यह कहते हुए कि यही हमारा संकट मोचक है, विघ्न विनाशक है। वे गुल्लक के प्रति मुझे इतना भावुक कर देते कि मैं स्कूल में भूखा रहकर या कुछ टिफिन वाले सहपाठियों का आगा पीछा करके अपना काम चलाता। टिफिन ले जाने की परमिट हमारे घर में नहीं थी। घर से ठूस कर जाओ और घर आते ही ठूसो, यह बाबूजी का तकिया कलाम था और बाबूजी का कहना माने आदेश। हम घर आते ही ठूसते, बेशक नून तेल के साथ छूछा भात, कच्ची हरी मिर्चाई और प्याज के टुकड़े की रईशी के साथ। लेकिन इसके अवज में जब कभी बाबूजी का मूड ठीक ठाक रहता, एक आध चवन्नी या अठन्नी उनकी उदारता का परिचायक बन हमारी जेब में समा जाती। क्या क्या नहीं खाना है, इस हिदायत के साथ। कहना ना होगा, तमाम हिदायतों के प्रति अत्यधिक सम्मान प्रदर्शित करते हुए यह पैसा सीधे गुल्लक में चला जाता। अम्मा नित्य दिन भगवान को अगरबत्ती दिखाने के बाद चुपके से, खासकर बाबूजी की नज़र बचाकर, गुल्लक को भी दिखाती। गुल्लक को देखकर हम सबों के मन में यह संतोष रहता कि इस घर में भी ऐसा कुछ है जो हमारी छोटी मोटी आकस्मिक ज़रूरत के काम आ सकता है। यह भरोसा
हमें लगातार हिम्मत देता, हौसला बढ़ाता। इसी के सहारे गुर्बत के उन दिनों से हम लगातार लड़ते हुए इसे अपने से परे ढकेलने की कोशिश में दिन रात जुटे रहे। बाबूजी से घर की जो बहुत सी छोटी बातें छिपाई जाती हैं, उनमें से एक गुल्लक होने वाली बात भी थी। बाबूजी अपनी प्राइवेट नौकरी से थके हारे साइकिल से लौटते, अम्मा उनके लिए हमेशा बढ़िया नाश्ता तैयार रखती। बाबूजी खाने पीने के बेहद शौकीन थे, शायद हर उस चीज़ के जिसका शौक मर्द लोग रखते हैं। बाबूजी इकलौते मर्द थे घर में। यद्यपि कि बड़े भैया की मूंछ की रेखाएं फूट चली थीं, लेकिन वो मर्द नहीं बन सके थे। उनकी मामूली सी गलती पर भी बाबूजी उन्हें अपनी फटी चप्पल से बुरी तरह पीट देते, यदा कदा मुझे भी, और अम्मा को तो अक्सर। जब भी वे जुए में हार कर आते, शामत अम्मा पर ही आते। उन्हें कुलक्षणी, अपशकुनी, दिलिद्दरी जैसे विशेषणों से नवाजते हुए उनकी भरपूर पिटाई होती। बाबूजी इस पिटाई का अंत एक ऐसे पक्षाघात द्वारा करते कि अम्मा हार कर धरती पकड़ लेती और लंबी लंबी सिसकियों के साथ तब तक वहीं पड़ी सुबकती रहती जब तक कि बाबूजी घर से बाहर नहीं निकल जाते। तब हम दोनों भाई मिलकर अम्मा को उठाते, मुंह धुलाते, उन्हें अदरक गुड़ की चाय बनाकर पिलाते। इस झगड़े झंझट में जिस दिन बाबूजी की जेब से कुछ चिल्लर गिरा तो अम्मा जैसे रोते रोते खिल उठती। गुल्लक को रोज इतना चिल्लर मिल जाए तो वह रोज इतनी मार खा सकती है। अम्मा सचमुच खिलखिला उठती और ऐसा लगता जैसे छितराया हुआ कोई घर अचानक संवर गया हो। गुल्लक के फोड़ने की जरूरत भी भैया के कारण ही पड़ी। कभी बकाया फीस, कभी महंगी किताबें, तो कभी एक बार तो एनसीसी में उनके प्रवेश के लिए गुल्लक टूटी। एनसीसी के इंचार्ज सर 30 रुपए ऊपर से लेने पर ही यहाँ दाखिला देते। इस दाखिले के लिए काफी मारामारी रहती, कारण कि वहां से 2 सेट पैंट शर्ट, जूते, मोजे वगैरह सब मुफ्त मिलते। पैंट को घर और स्कूल में खूब पहनो और फट जाने पर वापस कर नया ले आओ। तो 30 रुपए में यह कहीं से भी महंगा सौदा नहीं था। एनसीसी की पैंट आ जाने पर हम उसे पहन झूले पर भी झूल सकते थे। तब अम्मा मना नहीं कर सकती थी। पहले इसलिए मनाही होती क्योंकि इस झूले पर ससरने से पैंट का पिछला हिस्सा घिसकर जल्दी फट जाता और पैंट बेकार हो जाती। याद है एक दफा मेरे कारण भी फोड़ना पड़ा था गुल्लक को। तब ऊंची कूद की प्रैक्टिस करते हुए मेरा पैर मुड़क गया था। असहनीय दर्द और सूजन के कारण मैं रोने लगा था। तो अम्मा ने 10 रुपया डॉक्टर को देकर दिखाया। उसने एक्सरे के वास्ते लिखा। अब छुट्टी का दिन था, बाबूजी तक बड़े भैया को दौड़ाया गया। वह बीड़ी धूंकते हुए जुआ खेल रहे थे। ताड़ी से भरा गिलास भी सामने पड़ा हुआ था। ये सब कुछ लौटकर भैया ने बतलाते हुए कहा कि उन्होंने हल्दी चूना चढ़ाकर आराम करने को कहा है। मगर अम्मा नहीं मानी, उन्होंने गुल्लक फोड़ दी। अब पैर पर प्लास्टर बांधे मैं घर में पड़ा रहता। रिश्तेदार वगैरह देखने आते तो उनसे छुपाकर पैसे मांगता। धीरे धीरे 2 और 5 के कई नोट बिस्तर के नीचे जमा हो गए। सोचा था अपना एक अलग गुल्लक बनाऊंगा, लेकिन फिर पता नहीं क्यों अपनी इस सोच पर ही शर्म आई। फिर मैंने उन रुपयों को एक ताखे पर पड़े अखबार के नीचे छुपा कर रख दिया। लेकिन एक दिन बाबूजी को इसका पता चल गया। उस दिन अम्मा को उन्होंने फिर पीटा। इल्जाम इतना भद्दा लगाया उन पर कि मैं अपनी जुबान पर इसे ला भी नहीं सकता। अम्मा ने भी पता नहीं क्यों चुपचाप सब कुछ सह लिया। हालांकि भेद खुल जाने के डर से मैं भीतर ही भीतर कपकपा रहा था। लेकिन मामला शांत हो जाने के 2 दिन बाद अम्मा ने मुझे बतलाया कि उसे पता था कि वह पैसा मेरा है। क्या? जैसे मेरी आत्मा तक चीख उठी थी। फिर भी तुम पिटती रही? मैंने अपराधी भाव से पूछा। तो क्या अपने लाल को पिटवा देती? कहते हुए अम्मा ने जब मुझे छाती से लगाया तो मैं यही सोचता रहा कि आखिर मैं कितना कायर हूं।
जो अम्मा को लांछित होते और पिटते देखता रहा, लेकिन चुप्पी मारे बैठा रहा। उधर अम्मा अलग से समझा रही थी, देख लिया ना मुफ्तखोरी का मजा। भला मांगे हुए पैसों से किसी का भला हुआ है आज तक? लेकिन गुल्लक रहता तो तब तुम नहीं पिटते। पैसे गुल्लक में सुरक्षित रहते। गुल्लक भी तो किसी दिन तुम्हारे बाबूजी की नजर में आ सकता था। और सचमुच अगले धनतेरस पर जो नया गुल्लक आया उसके साथ ऐसा ही हुआ। अम्मा की आशंका सच निकली। उस शाम बाबूजी की जेब में एक पैसा भी नहीं था। लगातार कई दिनों से वह हारते ही जा रहे थे और इस कारण घर का वातावरण अत्यंत ही बोझिल था। अम्मा जानबूझकर पड़ोस में ज्यादा समय बिताती ताकि शाम को जुआ खेलते जाते समय उन्हें टोकना तो क्या, उनके सामने आने से भी बचती। यद्यपि इसका कोई फायदा उन्हें कभी मिला नहीं। तो उस शाम जब बाबूजी पूरे घर में बड़ी बेचैनी से कुछ भी धरा उठाया, लुकाया छुपाया खोज रहे थे, गुल्लक उनके हाथ आ गया। बड़े भैया ने यद्यपि एक क्षीण सा प्रतिवाद यह कहकर किया कि यह गुल्लक उनका और छोटे का है। सुनते ही गरज उठे बाबूजी, हमरी बिल्ली और हम ही से मैं आऊं। इसके साथ ही गुल्लक को दीवार पे दे मारा। चिल्लर के साथ साथ 1 और 2 रुपए के कई कई नोट देखते ही उनकी बाछें खिल गईं। सारा कुछ जेब के हवाले कर वह उसे झनकाते हुए बड़ी शान से बाहर निकल गए। वह पैसा बहुत ही भाग्यशाली साबित हुआ उनके लिए। रात को 2 बजे जब वह लौटे, हम दोनों भाइयों को गहरी नींद से झिंझोड़ कर उठाते हुए मलाई के साथ, मलाई जो वो लेकर आए थे, एक एक रोटी खाने को विवश किया। सुबह अपनी इच्छा से दिए 10 रुपए, किलो भर बढ़िया खस्सी का गोश्त ले आने के वास्ते, और 2 रुपए अलग से कहीं से ढूंढकर नया गुल्लक ले आने की खातिर। लेकिन भला गुल्लक भी कभी अनदिने मिलता था जो उस दिन मिल जाता? कम से कम हमारे इलाके में तो नहीं। वह तो केवल दिवाली के आसपास ही मिल पाता, जब मिट्टी के खिलौनों की कई कई दुकानें सजती। इसी तरह वर्ष दर वर्ष गुजरते रहे। साल दर साल गुल्लक आता रहा और टूटता रहा। भैया हायर सेकेंडरी में पहुंच गए। बाबूजी की शराब और जुए की लत बढ़ती गई। अब वह दिन में भी पीकर लुट के। उनकी नौकरी जाती रही। घर की दशा देख मेरी पढ़ाई छुड़वा दी गई। वैसे भी मेरा मन पढ़ाई में कुछ ज्यादा लगता नहीं था, मगर भैया ज़हीन थे। क्लास में हमेशा अव्वल, वजीफा भी पाते। सो वो पढ़ते रहे। उन्हें पढ़ाई और घर चलाने के वास्ते एक एक कर अम्मा के तीनों गहने बिक गए। हम माँ बेटे घर में कागज का ठोंगा बनाने और बेचने लगे। भैया हायर सेकेंडरी में अच्छे अंकों से पास हुए। उन्हें राष्ट्रीय छात्रावृत्ति मिली। फिर उनका दाखिला इंजीनियरिंग कॉलेज में कराया गया। और इसी समय मुझे अपने जीवन का पहला बड़ा काम मिला। सोनपुर मेला में एक सरकारी पंडाल के बाबुओं के लिए दोनों बेला खाना पकाने, बर्तन धोने आदि का काम। घर में वैसे भी मुझे इस काम का अच्छा अभ्यास हो चला था। 15 रुपए रोज की पगार के साथ दोनों वक्त के खाने का करार सुनकर अम्मा बहुत प्रसन्न हुई। लेकिन मैं हफ्ते भर में ही इस काम से ऊब गया। इसी दौरान मेले के व्यापारियों और थिएटर कंपनी वालों से जान पहचान बढ़ी। मेरे गोल मटोल चेहरे और महीनों से कटे नहीं होने के कारण बड़े हुए बालों को देख एक थिएटर वाले ने मुझे अपने यहाँ काम करने का प्रस्ताव भी दिया। मैंने लजाकर फौरन अस्वीकार कर दिया। लेकिन लुधियाना के कंबल और स्वेटर वाले सरदार जी के साथ मेरा मन मिल गया और सोनपुर मेले का अपना कार्य समाप्त करते ही मैं लुधियाना चला गया। फिर वहां से कानपुर, दिल्ली, कहाँ नहीं भटका। लेकिन पैसा हर महीने घर भिजवाता रहा। 4 साल बाद जब दिवाली के दिन मैं घर पहुंचा, भैया इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की परीक्षा देने की तैयारी में थे। बाबूजी भी
काफ़ी सुधर चुके थे और उनके एक दोस्त के फोटो स्टूडियो में बैठने लगे थे। वहाँ से जो भी बातें अम्मा के हाथ पर रख देते। अम्मा का कहना था कि वह शुरू से ऐसे ही थे, बस बीच के कुछ वर्षों में कुटैब के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। घर में महीने भर हंसी खुशी में कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अब तो बस इतना भर ही याद है कि वे मेरे जीवन के सबसे सुनहले दिन थे। घर का हर सदस्य उत्साह से भरा और भविष्य के सपनों में खोया हुआ। बस 1 वर्ष और, भैया लगभग प्रतिदिन यह दोहराते, फिर किसी को कोई काम करने की जरूरत नहीं रहेगी, ना अम्मा को ना बाबूजी को, और इस छोटू को कोई बढ़िया रोजगार करवा दूंगा या फिर ठेकेदारी ही करेगा मेरे विभाग में। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। एक शाम हमारे घर के आगे एक बहुत बड़ी मोटर रुकी। उसमें से जो 4 लोग उतरे, उनके हाथों में मिठाइयों और फलों की भरी टोकरियां थी। बाबूजी उनके आगे हाथ बांधे हाँ जी करते रहे थे। अम्मा ने चाय में एक मुट्ठी शक्कर ज्यादा डाल दी। कुछ ही दिनों में किराए का घर छोड़कर हम एक नए घर में चले गए। पता चला कि यह भैया के ससुराल वालों का है। इसी घर से भैया की बारात सज धज कर निकली। नई नवेली नकचड़ी भाभी जी रस्म निभाने को 4 दिन इस घर में रहीं। फिर अपने साथ भैया को लेकर जो गईं तो फिर गनीमत है कि तुम्हारे पास सर झुकाने की जगह है, और यह सहूलियत भी मेरे कारण ही है। अब करना क्या है, कमाओ और मस्त रहो। यह वाक्य भैया का था जब 1 वर्ष बाद मैं कारोबार के वास्ते कुछ रुपए मांगने गया था। अम्मा और बाबूजी घर के एक कमरे में ही बैठे बैठे कुछ बेच लेते थे। मैं एक कपड़े की दुकान में बैठने लगा था। मेरी इच्छा थी कि अपनी एक दुकान कर लूं। भैया उन दिनों अपने लिए नया मकान बनवाने में व्यस्त थे। बहुत कर्ज है अभी मेरे ऊपर, कुछ दिन इसी तरह काम चलाओ फिर सोचूंगा, भैया ने कहा। मेरे नाम पर घर में एक गुल्लक रख लो ना, देखना अगली दिवाली तक मेरा काम चल जाएगा। मैंने एक तरह से ठिठोली सी करते हुए पुराने दिनों की याद दिलाई तो वो खिसिया कर बोले, अभी तक गुल्लक में ही खोए हो? जमाना तो कब का रिकरिंग और फिक्स डिपॉजिट तक जा पहुंचा है। मेरे लिए तो सब कुछ वैसा ही है, मैंने मन मसोसते हुए कहा तो वह फौरन गंभीर हो उठे। बोले, छोटे, अभी एक गाड़ी भी लेनी है। बिना गाड़ी के बहुत तकलीफ होती है तुम्हारी भाभी को। दरअसल इस तरह से वह रही नहीं कभी, फिर भी मेरे लिए तकलीफ परेशानी उठा रही है। मैं उल्टे पांव लौट आया। फिर भैया के यहाँ गृह प्रवेश हुआ, उनके यहाँ नई गाड़ी आई। मुझे यह सब औरों से पता चला। अम्मा बाबूजी तक को बुलाना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। फिर पहले अम्मा गुजरी, इसके 2 साल बाद बाबूजी। दोनों बार सब कुछ मुझे ही करना पड़ा। दोनों ही बार खबर देने पर भैया आए और कुछ रुपए देकर चले गए, इस सुझाव के साथ कि केवल आसपास के 5 घरों और 11 ब्राह्मणों को जिमाकर यह अनुष्ठान किसी प्रकार निपटा लूं। दोनों ही मर्तबा श्राद्ध के दिन वे स्वयं आए भी नहीं। बाद में पता चला माथा तक नहीं मुंडवाया उन्होंने। बाबूजी के नहीं रहने के बाद उस मकान में ताला बंद कर चाबी मैंने भैया को भिजवा दी। एक अकेले के लिए क्या समस्या। मैं अपने मालिक के बंगले के आउट हाउस में रहने लगा। उन्हीं का प्रस्ताव था। मेरे लिए यह मेरे स्वाभिमान के प्रतीक की तरह था। मैंने सहर्ष अपना लिया था। फिर तो कहाँ मैं गंगुआ तेली और कहाँ मेरे भैया राजा भोज। एक शहर में रहते हुए भी हमारी अलग अलग दुनिया थी। वह अपने तरन ताल में तैरते हुए, मैं अपनी गढ़ैया में डुबकी मारता हुआ। फिर एक दिन अखबारों में भैया की तस्वीर देखी। वह 50,000 की रिश्वत लेते हुए निगरानी की चपेट में आ गए। अखबार में उनका चेहरा वह दोनों हाथों में ढांपे हुए थे। इसके अगले दिन और फिर अगले दिन अखबार में केवल वही और वही छाए हुए थे।
पूरे शहर में उनकी चर्चा थी। उनके नाम से 5 फ्लैट निकले इस शहर में, दिल्ली और मुंबई में भी फ्लैट। घर में बोरों में भर कर रखी नकदी, शेयरों के सर्टिफिकेट, और सबसे बड़ी हैरानी की बात कि एक गुल्लक भी, ठोस सोने का बना हुआ गुल्लक, ठोस सोने के सिक्कों से आधा भरा हुआ। पहले दिन तो खबर पड़ते ही मुझे काठ मार गया था। दूसरे दिन थोड़ी चेतना वापस लौटी। तीसरे दिन तो मैं मुस्कुरा ही उठा। मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उनके पास इतनी संपत्ति होगी। इसमें से मुट्ठी भर भी मेरी ओर फेंक देते तो मैं कपड़े की दुकान तो क्या, एक पूरी फैक्ट्री ही लगा सकता था। लेकिन भैया ने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। आखिर क्यों? इस प्रश्न का जवाब मेरी पूरी चेतना के भीतर लगातार मथ रहा है। फिर मेरे भीतर से ही कहीं जवाब निकला। जैसे दही को खूब खूब भिगोने पर मक्खन ऊपर आता है, वैसा ही हल्का फुल्का जवाब। और जवाब था, क्योंकि हमारे बीच कोई साझा गुल्लक नहीं थी। लेकिन उनके घर से मिला सोने का गुल्लक। मैं सचमुच बेकार में अपना सर खपा रहा था। मैं अब सचमुच तनाव मुक्त था। आखिर हमारे गुजरे दिनों में भी गुल्लक का आइडिया तो भैया का ही था। समाप्त।